This is Delhi. Please stand by for next program. This is Akashwani. You will now listen upon the recording of question hour proceedings in the Rajya Sabha today. ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 माननीय श्री विजयपाल सिंह तोमर जी। प्रश्न क्रमांक 76। क्या मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना की है? यदि हाँ तो केंद्र सरकार द्वारा कितने पशु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना की गई है और ऐसे कितने संस्थानों की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इनके पूरा होने की निर्धारित समय सीमा क्या है? क्या सरकार ने पशु चिकित्सा सेवाओं में अनुसंधान और विकास R&D को बढ़ावा देने के लिए पहल की है? यदि हाँ तो इसे बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार देश में बड़ी संख्या में पशुधन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक आदर्श पशु चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है? और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? माननीय मंत्री जी। पुरुषोत्तम रूपाला, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय विजयपाल सिंह तोमर जी। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि गायों में और विशेष रूप से जर्सी गायों में टीबी की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। जब टीबी की बीमारी होती है तो उनके दूध में भी जाती है और बच्चों में मानव शरीर में भी जाती है, जिससे वो मानव में फैलती है। उस टीबी की बीमारी को रोकने के लिए कोई वैक्सीन या क्या उपाय किए गए? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय तोमर जी ने 3 ही छांट कर दीजिएगा जिसमें लगे जो बीमारी के बारे में, खास करके टीबी की बीमारी जो जर्सी गायों में हो रही है उसके बारे में चिंता जताई है। ये बात सच है कि इनसे पशुपालक को भी नुकसान होता है, उसके हेल्थ को भी नुकसान हो रहा है, मगर अभी तक इस टीबी के बीमारी की ऐसी कोई मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। और हेल्थ के लिए सर, मुझे आज इस ऑगस्ट हाउस को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर पूरे देश के पशुधन को वैक्सीनेटेड करने के लिए भारत सरकार की ओर से 100% खर्चे से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। 13,000 करोड़ रुपए की राशि अपने इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए आवंटित की गई है और राज्य सरकारों के साथ मिलकर ये कार्यक्रम को हम आगे चला रहे हैं। और इसी के चलते पशुधन का भी हेल्थ के लिए नेशनल कॉन्सेस भी बना है, पशुपालकों में भी अवेयरनेस आ रहा है और हमारे पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है। धन्यवाद। माननीय विजयपाल सिंह तोमर जी, दूसरा सप्लीमेंट्री। महोदय, हालांकि ICAR के अधीन 19 पशु चिकित्सा संस्थान स्थापित हैं, लेकिन मान्यवर ICAR के संस्थानों में से एक भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI चिकित्सा के मुक्त अनुसंधान सुविधाओं वाला प्रमुख संस्थान है, जो पशु चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या कोई दूसरा संस्थान भी ऐसा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की कोई योजना है? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो संस्थान IVR का उल्लेख माननीय सदस्य ने बताया है, ये बहुत ही हमारे देश का प्रतिष्ठित पशु चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च करने का अच्छा संस्थान है। विश्व की दृष्टि से उनकी मान्यता है। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये सेंट्रल डिसीज डायग्नोस्टिक सेंटर अपना बरेली में IVR है, ऐसे 5 क्षेत्रीय रीजनल डिसीज डायग्नोस्टिक सेंटर भी है। वेस्टर्न रीजनल के लिए पुणे में है, ईस्टर्न रीजन के लिए कोलकाता में है,
साउथ रीजन के लिए बेंगलुरु में है, नॉर्थ रीजन के लिए जालंधर में है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर गुवाहाटी में। धन्यवाद। माननीय सुलता देव जी, सप्लीमेंट्री। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर फॉर गिविंग मी द परमिशन। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि पूरे भारतवर्ष में 15 वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ है, डिफरेंट स्टेट में, 15 स्टेट में। उड़ीसा में वेटनरी यूनिवर्सिटी करने का क्या प्रस्ताव है? क्योंकि 2021 में उड़ीसा में वेटनरी यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट किया गया था, उसके लिए 20 करोड़ का बजट भी एलोकेशन हुआ था, मगर वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोर को चला गया है। आज भी हमारे वहाँ पर वेटनरी डॉक्टर स्ट्राइक पे बैठे हैं, 15 दिन हो गया, और हंगर स्ट्राइक पे 3 दिन हो गया बैठे हैं। मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहती हूँ कि झारखंड में भी है, हमारे पास के स्टेट वेस्ट बंगाल में भी है, मगर हमारे उड़ीसा में जो प्रोजेक्ट दिया गया था वो क्यों कोल्ड स्टोर को चला गया? कब उसका रिवाइवल होगा? थैंक यू सो मच सर। श्री साकेत गोखले। सर नोट प्रेजेंट। सर जवाब दे रहे मंत्री। यस ऑनरेबल मिनिस्टर। सवाल सॉरी ऑनरेबल मिनिस्टर, नो सर, देयर वाज सम मिसहैप। बदलाव संध्या काल में ऐसा होता है। ये संध्या काल है। ग्रेटफुल फॉर अप्रिशिएटिंग इट। ये माननीय सदस्य ने जो उड़ीसा की वेटरनरी यूनिवर्सिटी के बारे में प्रश्न उपस्थित किया है, मैं उनके संज्ञान में बताना चाहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी बनाने का वो राज्य सरकार का दायित्व होता है। राज्य सरकार इसमें आगे बढ़े तो भारत सरकार इसमें इनका सहयोग करने का जो भी हमारे पास प्रस्ताव आएगा तो हम जरूर देखेंगे। वो जो स्ट्राइक का उल्लेख कर रहे हैं उसका भी कोई कॉग्निजेंस भारत सरकार को अभी तक मिला भी नहीं है, हमारे संज्ञान में भी नहीं है। आपके माध्यम से अगर इसी में भारत सरकार का कोई इंटरवेंशन आप चाहते हैं तो हमारे संज्ञान में डालिए, तो हम इस पर विचार करेंगे। श्री साकेत गोखले नॉट प्रेजेंट। श्री हरनाथ सिंह यादव। माननीय सभापति जी, गाय विश्व का एकमात्र प्राणी है जिसका दूध, घी, छाछ और मलमूत्र वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी और पवित्र माना जाता है, जिसके कारण से समस्त हिंदू समाज गाय को सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और चिकित्सकीय दृष्टि से अति श्रद्धा के साथ गौमाता के रूप में पूजा करता है। परंतु सरकारी अभिलेखों में गौमाता को गौ पशु के रूप में उल्लेख होता है, जो करोड़ों लोगों की भावना को आहत करता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्या सरकार गौमाता को गौ पशु संवर्ग से हटाकर अलग से गौमाता संवर्ग बनाने पर विचार करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, हरनाथ सिंह जी का ये बहुत ही भावना सभर अच्छा सुझाव है, उस पर सरकार अवश्य विचार करेगी। मैं इस सदन के माध्यम से एक बात भारत के पशुपालन मंत्री के नाते बताना चाहता हूं सर, कि जैसे मल और मूत्र वो शब्द ही अपवित्रता के द्योतक है, उसको कहने से पर उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं होती है, और वो किसी का पवित्र नहीं होता है। पूरी दुनिया की पूरी सृष्टि में, जल थल नभ में, एक हमारी देशी गौमाता ऐसी है जिसका मल और मूत्र पवित्र है। सो ये कुछ कुदरत ने ही ऐसा सर्जन किया है, इसका सम्मान हम तो कर ही रहे हैं, मगर अब विश्व भी कर रहा है, और दुनिया में हमारी इंडिजिनस गाय का बहुत ही बड़ा मार्केट खड़ा हो रहा है, दुनिया में उसका डिमांड बढ़ रहा है। ऑनरेबल मेंबर्स, हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर हसन महमूद, ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश and honored guest, is seated in the special box to view our proceedings of the House. On my own behalf and on behalf of the honorable members of the House, I have great pleasure in welcoming His Excellency
Dr. Hassan Mahmood, Honorable Foreign Minister of Bangladesh. Through him, we convey our greetings and best wishes to the members of Parliament, the government of Bangladesh, and the friendly people of Bangladesh. Our greetings and best wishes. Question number 77, Shri Kanak Medla Ravindra Kumar. Sir, question number 77. प्रश्न क्रमांक 77। क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार आंध्र प्रदेश सरकार के साथ लागत साझेदारी के आधार पर कोटिपल्ली नरसापुर रेलवे परियोजना लागू कर रही है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कितनी धनराशि जमा की गई है? क्या आंध्र प्रदेश सरकार को इस परियोजना के लिए कुछ भूमि सौंपने की भी आवश्यकता है? और यदि हाँ तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अपेक्षित भूमि सौंपे जाने की संबंध में क्या ब्यौरा है? Honorable Minister. श्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री। Laid on the table of the House. First supplementary, Shri Kanak Medla Ravindra Kumar. Sir, I had gone through the answer given by the Honorable Minister. Out of 477.39 crores, the state government has deposited 52.69 crores. Likewise, out of 421.35 hectares, 162.52 hectares has already handed over with regard to the project. Similarly, Nadikudi Srikalahasti new lane, Bhadrachalam Kovur new lane, Vijayawada, Gudivada, Bemaram, Narsapuram, Gudivada, Machilipatnam, Bemaram lane, Kadapa, Bengaluru new line, Tumkuru, Rayadurga new line, Visakhapatnam metro line. Already the projects are there pending for the last several years. All these projects are non-startup. Despite of the small contribution by the government and the state government, according to the answer, the state government did not allocate the sufficient land and funds. In view of this non-startup projects for the last 21 years, last few years, whether there is any proposals to central government on its own to take up the railway projects due to the financial doldrums of the state of Andhra Pradesh in view of the present system. Honorable Minister. Chairman, sir, Honorable Member has raised a very valid point. When there was a very clear agreement between a state government and the central government for a particular project, then that agreement should be honored. Wherever the central government has taken up the projects on their own, and of course all those decisions are taken in consultation with the state governments, projects have been fully funded by the central government. But in the cases that Honorable Member has mentioned, the state government had promised to contribute because those projects had some financial viability issues. So the state government must honor their commitments. Second supplementary, Shri Kanak Medala Ravindra Kumar. Sir, with regard to in view of as per the provisions of the AP Reorganization Act, South Central Railway Zone has to be established in the state of Andhra Pradesh, Visakhapatnam, Aradan. Despite of the proposal made by the central government, and according to the central government, the state government did not allocate the sufficient land at the answer given by the earlier by the Honorable Railway Minister. But the state government is expressing their opinion. We have already addressed the letters to the central government. Despite of the central government, state government willingness, the railway department did not come forward to establish the railway zone. Your supplementary. What is the impediment to proceed further in respect of the railway zone? Honorable Minister. The land which has been identified so far, it's a 52-acre plot. That is the backwater of a lake, sir. This is highly waterlogged land, which is not suitable for constructing a south coast zone building. So that's why we have requested that a suitable land may be identified by the state government. That process is on. In the meanwhile, sir, I would also like to point out that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has allocated record amount of funds for development of railways in Andhra Pradesh.
during the period 2009 to 2014, the average allocation for Andhra and Telangana, the undivided state, used to be only 886 crore. In the current budget, Honorable Prime Minister has allocated 9,138 crore rupees. Sir, Prime Minister has always said, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas or Sabka Prayas. That fourth element is very important, Sabka Prayas. Sabka Prayas will mean that the state government also must come with rapid land acquisition, with support in the land, in law and order. Sir, out of the 4,373 hectare land required for development of railway projects in Andhra, only 2,023 has been acquired so far. So I'll request through the honorable member to kindly request the state government to, as far as possible, support the development of railways, sir. Third supplementary, Sri Saket Gokhale. Thank you so much, sir. Sir, I would, through you, like to ask the Honorable Minister, so there are constant reports and complaints on social media from passengers regarding overcrowding in general compartments of trains, and that unreserved passengers have now begun traveling in sleeper and three-tier AC coaches. So I just want to ask the Honorable Minister, what steps are the railways taking to reduce overcrowding in trains, and how does the railways plan to increase the passenger capacity, since it is clear today that the number of passengers far exceeds the available capacity? I'll request your kind self to have an orientation course for the honorable minister of the honorable member, because when a supplementary question has to be asked, that has to be related to the questions. It is not. Please take your seat. It is Mr. Gokhale. One second, Mr. Gokhale, don't make it a habit. The question is implementation of Kotipalli Naraspur railway project. About things that are not related. Fourth supplementary, Niranjan Bishi. Sorry, and don't do it like this. Don't do it like this. Don't make it a habit. Try to learn. No, it has become your habit to. You can ask a question. Sit down first. Sit down first. Take your seat. Honorable members, when questions are raised, and Jairam Ramesh, you are here. When a question is raised, it is with respect to a specific matter. Am I right, sir? The Honorable Minister is required and expected to be fully updated on that question. The supplement, I hereby name, Sri, would you take your seat? Don't force me. Honorable members, I need your guidance. The question was specific, implementation of Kotipalli Naraspur railway project. The Honorable Minister has given response to it. The Honorable Member was not present by giving a supplementary on the earlier question. Looking to the situation, he is a young member. I again gave him precedence. We expect younger members to read the rules and not get into the... Mr. Gokhale, your conduct is ignoble, indecorous, against rules. Your party leaders need to enlighten you. Mr. Sukhender Secretary, and before you speak, sir. Yes, sir. One, I am extremely pained. It is expected of the floor leader to enlighten the young member. If he makes it a habit day in and day out, force my hands. This is not a mileage matter. Would anyone in the House with any sense of proportionality expect the Honorable Minister to respond immediately on an issue which is not subject matter of the question? I strongly appeal to you, Sukhendo Shekhar Reddy, I strongly appeal to you. Take up the matter in your parliamentary party. Take up the matter with your leadership. I have highest regard for all political parties. I want this House to be a platform to hold the government accountable. But you can't be part of a shouting brigade, and that also getting into absolute irrational approach. Yes, Mr. Sukhender Shekhar, what have you to say? Do you support him at the moment? Sir, according to the Minister or the Chair, the question that was put by the Honourable Member of my party
may not be related with the question, main question. So Minister could have said that since it is not related to the question, I am not answering. Instead of, in an excitement, he said that there should be an orientation course for the new members, etc. Something, yes. I said. Yes. He said, I am not supporting what my member has said. One second, Mr. Sukhendu Sekhar. One second. Sir, I am pointing out. One second. So that I have my little bit say. Your honorable member, Mr. Sukhendu Sekhar, your honorable member, when the honorable minister said, what he meant was, the supplementary is not relatable to the question, number one. When the member persists, he is on his seat. Again, look at. Sorry. I would urge Mr. Sukhendu Sekhar to kindly make it convenient to see me in the chamber today. Please, I take a very serious view of the matter. I would greatly appreciate if you can spare time to see me in the chamber so that this public time for which public exchequer pays hugely is not misutilized. Sri Niranjan BC. Thank you, Honorable Chairman, sir, for permitting me to speak. I first of all express my thanks to Honorable Minister of Railway, Sri Ashwini Vaishnavji, for granting railway wagon workshop at Kontabanji and stoppage of Durgpuri express train at Loisinga. I want to appeal our Honorable Minister to kindly approve extension of Samata express train from Bolangir to Delhi and Prayagraj, because there is no train from district headquarters Bolangir to Delhi. So people and Railway User Association are demanding. So I appeal our minister to take step in this regard. You have noted the appeal? Dr. John Britas, there is a ruling of the chair that the Honorable Minister has noted the appeal. I think that should satisfy the member and everyone else. Your sorry is not taken on record. And I am so glad Saket Gokhale is smiling. But Saket, you also spare time to see me in the chamber today. Dr. Fozia Khan, and before I say so, Dr. Fozia Khan is a member of this House, extremely well prepared, thoroughly well prepared, and asked very relevant supplementaries. Everyone asks. I single out her because she does it invariably. This is on railway only, no? Sir, as per the February 23 flash report by the Infrastructure and Project Monitoring Division of the MOSPI on railway projects, 174 out of 173 are delayed. The Munirabad Mahbub Nagar project faces a significant delay of 276 months, while the Udhampur Srinagar Balamulla project lags by 247 months. So what steps are being taken to address the root causes of these delays, and what measures are in place to prevent similar setbacks in future projects? Honorable Minister. Sir, this is a very important matter which Honorable Member has rightly raised, and I support your kind observation that Dr. Fozia Khan, Madam, is always very well prepared, sir. Sir, I would like to take a couple of minutes to explain this point. Sir, when in 2014, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji took the responsibility of this country, at that point of time, the average pace of construction of railway tracks in the country was only 4 kilometers per day. Only 4 kilometers per day. During the entire 2004 to 14 period, only 14,900 kilometer tracks were laid. Sir, very happy to inform you, and through your kind self to the entire House and the country, sir, today the pace of construction is 15 kilometers per day. आज सर 15 किलोमीटर पर डे नए रेलवे ट्रैक देश में बन रहे हैं. सर 2014 से
2023 का अब तक का जो पीरियड है, अभी तो 2 महीने और बाकी है इस फाइनेंशियल ईयर में सर, इसमें कुल मिला के 30,336 किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक्स बने सर। तो काम में जितनी भी सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट्स करने थे, देयर आर lots and lots of reforms which Prime Minister has done in railway sir. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का स्टैंडर्डाइजेशन, बहुत जगह जहाँ पे दिक्कत आ रही थी डिज़ाइन में, डिज़ाइंस का स्टैंडर्डाइजेशन, कई जगह ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, कई जगह प्रोसेसेस को चेंज करना जिससे कि काम तेजी से अप्रूव हो। और सबसे बड़ी बात सर फंडिंग का। फंडिंग सर 2014 में जनरल बजट से एक नेग्लिजिबल अमाउंट आता था। आज सर मोदी जी ने इस बजट में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 2,52,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। सर रेलवे गरीबों की सवारी है, रेलवे मिडिल क्लास की सवारी है और मोदी जी का एकदम स्पष्ट फोकस है और ये मोदी गारंटी है कि रेलवे टोटली ट्रांसफॉर्म होकर रहेगा सर। क्वेश्चन नंबर 78 श्री KRN राजेश कुमार। प्रश्न क्रमांक 78। क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत उपभोगकर्ताओं के सोशल मीडिया खातों जैसे फेसबुक की हैकिंग के संबंध में प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ वार्ता करता है? यदि हाँ, तो क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने सरकार को हैकिंग को रोकने के लिए अपने सुरक्षा फीचर्स उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है? सरकार को जनता की हैकिंग, प्रसिद्ध व्यक्तियों के डिजिटल प्रतिरूपण संबंधी कितने शिकायतें प्राप्त हुई हैं? और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के सुरक्षा उपाय और उनकी प्रतिबद्धताएं क्या हैं? और नागरिकों की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं? नॉट प्रेजेंट ऑनरेबल मिनिस्टर। श्री अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। इन द टेबल ऑफ द हाउस श्रीमती जया बच्चन। Sir, I'd like to ask whether the government has considered amending the intermediary rules under the IT Act. If so, the reason thereof, and whether the government plans to introduce pre-censorship of online content, and if so, the details, sir. Honorable Minister. Has asked a very, very relevant and very important point. I would like to answer this supplementary in 3 parts, sir. First part is, yes, we are amending the intermediary rules, and the reason for that is the deep fake issue which has come up in a very big way, sir. So today's social media platform, internet, is an integral part of our lives. Practically everything that we do, whether it is banking, whether it is entertainment, whether it is news, reading news, whether practically everything we are dependent upon social media platforms and the internet, sir. And with the spread of misinformation, the spread of deep fakes, we must take very strict action and very urgent actions to make sure that this menace is removed. So we are amending the intermediary rules. We are coming up with provisions where there is a significant responsibility bestowed on the social media platforms so that they can detect deepfake, they can detect misinformation and take early action. That is the first part, sir. The second part, very clearly, sir, the context of social media platforms and the safe harbor, which was there for many decades, that context has today changed. Today, sir, most of the social media platforms are already having their moderation technologies, moderation requirements. Basis that they are doing lots of moderation already. So in that sense, the platform is no longer a pure platform as it was, let's say, 30 years back. So today, the entire world, the global regulatory community is reaching a kind of consensus. And I request honorable members also to develop some sort of consensus on this, that the social media platforms will have to take more responsibility for what they are publishing on their platforms. That is the second part. And the third part, Honorable Chairman Sir, is that we are creating an institutional framework for the digital economy. That institutional framework has 3 parts. First is having a totally new set of legislations. The telecom bill has been passed by this kind house, by this esteemed house. The digital personal data protection bill has been passed by this esteemed house.
there is another bill in the working. The rules and regulations and the entire implementation mechanism is being converted to a totally digital mechanism. We are also working very closely with almost every stakeholder to make sure that our internet is safe, it is trusted, and it is delivering what it is supposed to do. Sir. श्री राजीव शुक्ला। सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि साइबर क्राइम की स्थिति तो ये है कि इस कदर लोग दुरुपयोग कर रहे हैं कि लाखों लोगों का पैसा लोग हड़प ले जा रहे हैं और इस तरह के गैंग ऑपरेट करते हैं तमाम राज्यों से जो लोगों का पैसा हड़पते हैं। उस मामले में क्या क्या कदम उठा रहे हैं अपनी जगह, लेकिन सोशल मीडिया का जहाँ तक इसमें जिक्र है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कोई भी व्यक्ति कुछ भी किसी के खिलाफ लिख सकता, प्राइवेसी का कोई सवाल नहीं, उसकी इज्जत का कोई सवाल नहीं, और वो उस पर पड़ा रहता है सालों। उसको आप हटवा नहीं सकते क्योंकि जो प्लेटफॉर्म ओनर है वो कहते हैं कि साहब आप कोर्ट से ऑर्डर लीजिए। कोर्ट में ऑर्डर कौन जाए, कौन लेता है, तो आदमी खोलता है कि जैसे अश्विनी वैष्णव, उसने देखा उसमें 10 चीजें लिखी, वो समझता है यही अश्विनी वैष्णव या यही राजीव शुक्ला है। असलियत ये है कि बात कुछ होती, उन एलिगेशन के आधार पर लोग ओपिनियन फॉर्म करते हैं। इसको कैसे रोकेंगे? ये तो एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि लोगों की प्राइवेसी छिन गई है, लोगों की अपनी जो इज्जत है, जो लोगों की रिस्पेक्ट है, रेपुटेशन, उसके साथ ऑनरेबल मिनिस्टर सर ब्रॉडकास्टर की जो है रेगुलेशंस हैं, न्यूज़पेपर्स के रेगुलेशंस हैं, लेकिन सोशल मीडिया में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो आप कैसे उसको फिक्स कर रहे हैं, उसका क्या प्रोविजन ला रहे हैं? एक ऑनरेबल मिनिस्टर, जो दूसरे ये कंटेंट हटे कैसे वहां से? और तीसरी चीज सर मैं आपसे ये कहना, जो आप यूट्यूब चैनल वगैरह पर ये जो है लगा रहे हैं ब्लॉक, तो वो जो है एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई रूल बनना चाहिए, नहीं कि आपने जो सरकार विरोधी उनको तो हटा दिया, बाकियों को चलते रहे, उससे समस्या का हल नहीं निकलेगा, आगे दूसरे लोग दुरुपयोग करेंगे। तो मैं ये थोड़ा विस्तार से था, लेकिन क्षमा चाहता हूं। इंस्पायर्ड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर, the honorable member has asked supplementary in 3 parts. I'll answer in 1 part, sir. I'll answer. Epicenter is जया बच्चन जी। सर मैं इस प्रश्न का उत्तर केवल एकदम संक्षिप्त में देना चाहूँगा, एकदम संक्षिप्त में देना चाहूँगा सर। आपने ऑनरेबल मेंबर ने एकदम सही बात कही है, और जो पॉइंट मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और इसके ऊपर इस हाउस में भी कंसेंसस बनना चाहिए सर, क्योंकि विश्व भर में आज एक कंसेंसस बन रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसा माननीय सांसद ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कुछ भी लिख दे और किसी की भी रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। समाज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बहुत वैल्यू है, उसकी एक पॉजिटिव वैल्यू है, और एक जो नेगेटिव इश्यू है उसको सॉल्व करना भी हम सब की जिम्मेदारी है। और इसमें हाउस का एक कंसेंसस रहे कि जो भी अगर कोई गलत लिखता है उसको तुरंत हटाने का पावर भी होना चाहिए, मेथड भी होना चाहिए। सरकार ने सर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया है और बहुत कारगर अब तक सिद्ध हुआ है, और जैसे जैसे हाउस में और कंसेंसस होगा और कड़े कानून इस पे बनाने चाहिए सर। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। जरूरत नहीं है मुझे माइक की। मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, मगर जो भी मेथड ये यूज कर रहे हैं वो कामयाब नहीं है। हमारे नाम से इंस्टाग्राम्स हैं, आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया एट ऑल। मैं बहुत पर्सनल चीज आपको बता रही हूँ। तो इट इज वेरी नाइस ऑफ यू टू से दैट कंसेंसस ऑफ द हाउस एंड एवरीथिंग, बट वॉट एवर मेथड sorry sir, it's not working, and it's become worse. Thank you ma'am, I made an exception. प्रियंका चतुर्वेदी। सर 30 अक्टूबर को मुझे एक SMS आया था, काफ़ी ऑपोजिशन MPs को ईमेल आया था, जहां पर एप्पल ने भेजा था मैसेज, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स मे बी अटैकिंग योर आईफोन। और उसके संदर्भ में उसी दिन मैंने माननीय IT मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी। 4 महीने होने आ गए सर, उसका कोई जवाब नहीं आया है। तो सर एक सेकंड, जैसे अभी उन्होंने एक सजेशन दिया, बड़ा कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिया कि ओरिएंटेशन कोर्स होना चाहिए, ऐसी ओरिएंटेशन कोर्स मिनिस्टर्स के लिए होना चाहिए कि टाइम बाउंड मैनर में चिट्ठी का जवाब दे। दूसरा सर, क्योंकि आपके संज्ञान में भी ये चीज है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा की है, उनके ऊपर एलिगेशंस लोकसभा में ना लगाए नाम लेकर सर। थैंक यू।
Honorable Chairman, sir. Sir, I have answer for the first one. If any honorable member feels that an honorable minister is not responding to the communications of the honorable member, approach your chairman. Or say, take your seat, honorable minister. अगर किसी के भी फोन में उनको अगर लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, सर हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है ऑनरेबल चेयरमैन सर. CERT-In is a highly qualified technical organization, absolutely purely technical organization. आप अपना फोन दीजिए ना सर. हमने ओपन में कहा है, I have said that in public through a press conference, that if any honorable member or any honorable citizen of the country has any issue related to any hacking of their phone or something, kindly submit your phone, kindly share that information, kindly share the details. We'll get it technically examined. One second. We will get I'm it. here. Please. No. I'm. We will get it. Sir, we will get it Priyanka, technically examined. You are a senior person. Don't do it. Please take your seat. सर ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एलिगेशन लगाए सर. अगर कोई एलिगेशन लगाता है तो साथ में जो लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज हैं, जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ आपको कोऑपरेट भी करना पड़ेगा. वन वे नहीं चलता है, वन वे नहीं चलता है. आप अगर बार बार कहते हो, एक मान्यवर सदस्य कहते हैं कि सोशल मीडिया का ऑनरेबल मिनिस्टर, अगर एक मान्यवर मिसेज प्रियंका चतुर्वेदी, please first hear the minister. Sir, hear the minister. No, please hear the. Can I allow it? I want a sense of that. Can I allow it? You asked a question, the minister did not get up because he was not allowed to get up. I must have some sanction imposed, and one sanction is please ask question when I say so, honorable minister. Sir, अगर कोई आरोप लगाता है कि भारत सरकार का जो इन्होंने माननीय सांसद ने आरोप लगाया है, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है as a citizen of this country and as a member of this house to absolutely cooperate in the investigation so that the truth should come out, sir. This is what I have been requesting. I have done that through a press conference. I have done in this house itself when the post bill was being discussed. And if the honorable member just stands there to make allegations, that is not the way a member should be behaving. Question number 79, Srimati Geeta alias Chandraprabha. क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2021-2024 की अवधि के दौरान केरल, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र और बिहार को आवंटित की गई निधियां गत वर्षों में आवंटित की गई निधियों की तुलना में अधिक हैं? यदि हाँ, तो वर्ष 2021-2022 से वर्ष 2023-24 तक इसके लिए वर्षवार कितनी निधियां आवंटित की गई हैं? क्या सरकार ने वर्ष 2021-2022 से वर्ष 2023-24 तक केरल, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र और बिहार के लिए किन्हीं विशेष पैकेजों को मंजूरी दी है? और यदि हाँ, तो नए विशेष पैकेजों की सूची क्या है? और वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है? ऑनरेबल मिनिस्टर श्रीमती शोभा करंदलाजे, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री। यस मैम, सप्लीमेंट्री वन श्रीमती गीता एलियास चंद्रप्रभा जी। धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि देश में उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। 10 साल के पहले की तुलना में उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, कृषि क्षेत्र एक देश का बहुत बड़ा आबादी को Mr. Vajpayee, why don't you sit down? But why are you getting up? No one should get up. And you are chief whip of the party, sir. Please, yes, honorable minister. माननीय सभापति जी, देश का बहुत बड़ा आबादी कृषि क्षेत्र और पूरक क्षेत्र से अवलंबित है, उद्योग के लिए, जीवन के लिए। और इतना बड़ा आबादी 140 करोड़ लोग का भोजन देने का काम
देश का कृषि क्षेत्र करता है, हमारे किसान करते हैं सर। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, पहले इसको सरकार से क्या मदद मिल रहा था, अभी क्या मिल रहा है। माननीय सभापति जी, 2014 में कृषि क्षेत्र का बजट था केवल 27,000 करोड़। अभी देश का बजट है 1,25,000 करोड़ का बजट हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हम रखे सर। कल इधर बहस होते थे, ये बजट को यूज नहीं किया। मैं आपका माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत करना चाहती हूं सर, ये बजट हम राज्य को देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी हमारे देश में कृषि क्षेत्र में स्टेट है। स्टेट को अलग अलग योजना के तहत हम पैसा देते हैं, उधर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है एंड राज्य का चीफ सेक्रेटरी का नेतृत्व में एक SLAC कमेटी है सर। हर एक जिला को क्या चाहिए, क्या कमियां हैं, उसका आधार पर उधर प्रोग्राम बनाना चाहिए। बहुत कुछ स्टेट से ऐसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं आती है, इसके कारण ये पैसा का इस्तेमाल उधर नहीं होती है, वह वापस आती है सर। हमारे सरकार में अलग अलग योजना के तहत हम पैसे रखे हैं एंड इसके कारण 2014 में देश का उत्पादन था 246 मिलियन मेट्रिक टन। अभी ये साल का हमारे देश का कृषि उत्पादन दान में 329 मिलियन मेट्रिक टन का बढ़ोतरी हो गया है सर। सब्जी और फल में 355 मिलियन मेट्रिक टन का बढ़ोतरी हो गए हैं। हम सरप्लस उगा रहे, वी आर प्रोड्यूसिंग सरप्लस इन द कंट्री सर एंड वी आर, हम हमारा देश का GDP में 18% उसका कृषि क्षेत्र से हम दे रही है एंड निर्यात करने में देश में हम 5वें नंबर में पहुंच रहे हैं सर एंड 54 बिलियन US डॉलर का निर्यात हमारे देश में ये साल में हम किया है सर। इसके एक ही कारण है, हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम किसान सम्मान योजना को 11 करोड़ किसानों को हम दिया है। 2,81,000 करोड़ रुपए इसी में रखे हैं। फसल बीमा योजना में हम हमारे किसानों को मदद, आपदाओं को संदर्भ में मदद करने का काम किया है। हमारे देश का फसल बीमा योजना पूरे विश्व में नंबर 1 हो गए हैं क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो रही है। किसान 30,000 प्रीमियम दिया है, उसको अकाउंट में 1,50,000 करोड़ का भुगतान हम किया है सर, वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। ऐसे मैकेनाइजेशन योजना में हम मदद कर रहे हैं। हम 44,000 किसानों को सब्सिडी में मशीनरी दिया है। कस्टमर सेंटर 23,000 करोड़ उसको दिया है। 20,000 सेंटर में हम मशीनरी बैंक रखे हैं। हमारा प्रधानमंत्री घोषित किए थे सर 10,000 FPOs हम बनाएंगे। अभी तक 7,400 करोड़ एंड 57,000 हम इसी में रखे हैं एंड 7,747 FPOs अभी तक रजिस्ट्रेशन हो गए सर। ऐसे हम मैकेनाइजेशन के साथ साथ अभी डिजिटल कृषि बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नमो ड्रोन दीदी को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे 30,000 नमो ड्रोन दीदी को हम ट्रेनिंग देंगे सर। एंड खाद में, उर्वरक में पहले का सरकार, अभी माननीय सदस्य ने पूछा क्या उन्नति हम किया है। पहले का सरकार 2014 में 71,000 खाद के लिए रखे थे। हम 2,50,000 करोड़ रुपए हम खाद के लिए सब्सिडी देश में दे रही है सर। ये पूरा प्रोग्राम के कारण हमारा उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ रही है सर। सेकंड सप्लीमेंट्री
श्रीमती गीता एलियास चंद्रप्रभा। जी, मेरा माननीय मंत्री जी से दूसरा प्रश्न है कि एमएसपी के माध्यम से देश में कुल कितना खाद्यान्न खरीदा गया तथा देश में कुल कितने किसानों को एमएसपी का लाभ प्राप्त हुआ। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, एमएसपी में पहली बार हमारे देश ज्यादा खरीदने लगे, प्रोक्योरमेंट करने लगे सर। 2014-15 में गेहूं का खरीदा हुआ था, प्रोक्योरमेंट हुआ था 281 लाख मेट्रिक टन। अभी लास्ट ईयर का प्रोक्योरमेंट है सर 433 लाख मेट्रिक टन का बढ़ोतरी हो गए सर। लाइक हम 50 लाख किसानों के लिए हम इसी से पैसा दिलाए सर, उसका खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गया है। ऐसे ही पैडी में पहले हुआ था 478 लाख मेट्रिक टन, अभी वो बढ़कर 81 लाख मेट्रिक टन का बढ़ोतरी हो गए सर। पल्सेस में 2014-15 का आंकड़ा ही नहीं मिलता है क्योंकि तब वो खरीदते नहीं थे। इसके कारण अभी हम पल्सेस को, दाल को हम खरीद रहे हैं, बाकी मोटे अनाज को हम कर रहे हैं। मोटे अनाज का निर्यात भी हमारे देश में 30% बढ़ गए सर, वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने के बाद। एंड एक्सपेंडिचर में हम पहले एक्सपेंडिचर करते थे, वीट खरीदते थे सर 2014-15 में 39,380 रुपीज का वो खरीदे। हम 85,000 करोड़ का वो तो किसानों को हम डीबीटी के तहत दिए हैं सर। वीट में हम पहले हम खरीदते थे सर 66,000 करोड़ रुपया वो किसानों को पहुंचते थे एमएसपी के तहत। अभी 1,72,000 करोड़ का एमएस का भुगतान हम किसानों को किया है। ऐसे बहुत बड़ा मात्रा में अभी एमएस में खरीदने लगे सर। एंड ऑयल सीड में एंड दाल में भी हम खरीदने लगे। ऑयल दाल का 40% का कैप था सर, 40% खरीदना। ये साल हम उसको भी निकाल के क्या उगाते हैं, हम किसान क्या उगाते हैं उसका पूरा खरीदने का कोशिश हम किया है सर। सप्लीमेंट्री बाय डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि कृषि मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ का अनस्पेंड बजट वापस कर दिया गया है। तो भारत सरकार या मंत्रालय बजट जब बनाती है तो उसके जो प्रावधानों को सही तरीके से लागू ना करने की वजह से जो ये पैसा वापस जा रहा है उसको रोकने के लिए क्या प्रावधान कर रही है? और जो किसान सम्मान योजना की राशि जो 2019 से सिर्फ 6,000 पे है उसे बढ़ाकर 15,000 पे करने पर क्या विचार कर रही है? धन्यवाद। माननीय मंत्री। माननीय सभापति जी, हमारा बजट में हम ज्यादा पैसा रखे 1,25,000 करोड़। ये पैसा जाती है सर स्टेटों को, राज्यों को जाती है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी राज्य है। वो आरकेवीआई स्कीम हो, कुछ भी हो, उधर कोल्ड स्टोरेज बनाने के हो, वेयर हाउस बनाने के हो, मिट्टी टेस्टिंग लैब का हो, फूड टेस्टिंग लैब का हो, वो सब करते हैं स्टेट में सर। जिला का आवश्यकता क्या है, जिला में क्या कमियां है, उसके आधार पर वो प्रोग्राम प्रोजेक्ट बनाना है सर। इसके कारण वो स्टेट में चीफ सेक्रेटरी का नेतृत्व में एक कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी, स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी है सर। उधर बैठ के वो हमारा जिला को क्या चाहिए, कौन सा जिला को क्या चाहिए, उसका आधार पर प्रोग्राम बनाना। हम पैसे भेजते हैं, वो प्रोजेक्ट नहीं बनाते, इसके कारण वो पैसा वापस आती है सर। हम बहुत बार राज्यों को चिट्ठी लिखा है सर एंड बहुत बार रिमाइंडर लिखा, फिर भी उधर प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं सर। इसके कारण वो वापस आते हैं सर। इसके लिए मैंने आपके माध्यम से हर स्टेट को मांग रखती हूँ
आपका स्टेट का प्रोग्राम बनाइए, प्रोजेक्ट बनाकर दिल्ली के भेजे, जरूर हमारा कृषि डिपार्टमेंट उसको देखेंगे एंड पैसा मंजूर करेंगे। सुश्री कविता पाटीदार। माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा नमो ड्रोन दीदी जैसी महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि नमो ड्रोन दीदी के अंतर्गत महिलाओं को उपलब्ध की जा रहे ऋण में क्या ब्याज में भी छूट प्रदान किया जा रहा है? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, अभी प्रधानमंत्री जी ने 30,000 ड्रोन महिला दीदी को ट्रेनिंग देने का वो शुरुआत किया है। इसी में 15,000 महिला को हम ड्रोन देंगे एंड सब्सिडी में देंगे। महिला के लिए 50% से ज्यादा सब्सिडी हम देने वाले हैं सर। अभी वो केवीके में है, आने वाले दिन में महिला को हम सब्सिडी से ड्रोन देंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको एक असिस्टेंट भी देंगे। टोटली 30,000 महिला को हम ट्रेनिंग करने का कोशिश अभी कर रहे हैं सर। श्री वी शिवदासन। सर, आप कुछ पहले बोल गए, थोड़ा इंतजार करते मैंने रख रखा था। Sir, here my question is, Minister, given the data related to the fund distribution, so the Kerala has given good contribution in agriculture sector. I think the government, the union government, the duty of the government to protect the whole state. So here the data shows in PM Kisan 21-22, 2,185.05 you have given to the state of Kerala, but you have reduced it to 1,598.63. Why the amount has reduced? This is because of the targeting agenda of union government, please. सभापति जी, किसान सम्मान योजना में लैंड रिकॉर्ड राज्य सरकार के पास होती है सर। ये लैंड रिकॉर्ड को आधार से जुड़ना, आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को जुड़ना, ये काम राज्य सरकार करना है सर। कौन सा 8 लाख सर, केरल को हम कोई ऐसा डिफरेंस ऑफ स्टेट ऐसा नहीं किया है सर। हम हर एक राज्य को, हर एक किसान को एक साथ देखते हैं, एक आंख में देखते हैं। वही प्रधानमंत्री जी का इच्छा है सर। आपका स्टेट लैंड रिकॉर्ड से आधार को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं एंड आधार में कौन सा बैंक अकाउंट है उसको बैंक अकाउंट्स के जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। उसके कारण उधर किसान सम्मान कम मिल रहे हैं सर। कई राज्य में, कुछ राज्य में ऐसे हो रही है क्योंकि वो लैंड रिकॉर्ड से जुड़ने का काम नहीं कर रहे। वो नीचे स्तर का अधिकारी, उधर हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर का अधिकारी, वो किसान के पास जाके उसका लैंड रिकॉर्ड को चेक करके उसको जोड़ने का काम, आधार से जोड़ने का काम करना जरूर हम सब किसानों को देंगे एक्सेप्ट हु आर पेइंग टैक्स। And honorable member, at my request, yesterday the honorable finance minister had in very great detail responded to Mr. Surjewala on this point. You kindly go through it. If there are other issues, then you can raise. She had graphically given details why there are different numbers and what is required. You may have a different perception. Then you can raise an issue after going through that at my request. Question number 80, Shri Ravi Chandra Vadi Raju. प्रश्न क्रमांक 80, क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क क्या सरकार देश में गोदामों की वर्तमान क्षमता में वृद्धि करने और पहले देश के चुनिंदा जिलों में इसके कार्यान्वयन को प्रारंभ करने की योजना बना रही है? ख यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ग क्या तेलंगाना राज्य में इस प्रयोजनार्थ किन्हीं जिलों का चयन किया गया है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और घ इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और राज्यों को अब तक कितनी धनराशि
जारी की गई है। ऑनरेबल मिनिस्टर। साध्वी निरंजन ज्योति, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री। सप्लीमेंट्री वन श्री रविचंद्र वदिराजू। Thank you, Honorable Chairman, sir. My first supplementary question is, since Government of India approved plan, world's largest grain storage, what is the funding pattern between center and state governments? माननीय सभापति महोदय, स्पेशल इन्होंने केरल के संबंध में पूछा है। मैं बताना चाहती हूँ केरल के अंतर्गत, क्योंकि ये बहुत बड़ी मजबूत व्यवस्था है। What you see, our women ministers are thoroughly prepared. We have seen one here a while ago, one yesterday. Give her some time. She is always very thoroughly prepared. Please go ahead. माननीय सभापति महोदय, केरल के लिए जो इन्होंने फंडिंग की बात की है, मैं बताना चाहूंगी कि केरल के अंतर्गत भंडारण क्षमता बहुत है। मैं तेलंगाना के विकेंद्रीकरण जो हमारे खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत भंडारण क्षमता होती है उसके अंतर्गत पर्याप्त है। कुल भंडारण क्षमता स्वयं किराए के 14,700,000 टन की व्यवस्था है। माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त राज्य एजेंसियों की 17,21,000 टन की क्षमता है। कुल मिलाकर के राज्य में भंडारण क्षमता 31,88,000 टन की है। एकत्रीकरण में भंडारण में कोई कमी नहीं है। कुल गोदाम यदि ये जानना चाहेंगे तो कुल गोदाम 43,000 भारतीय खाद्य निगम के, 11 किराए पर 36, राज्य के पास सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए 4 माह के खाद्यान्न आवंटन 4,24,000 टन सापेक्ष 1 साल का पर्याप्त अधिक भंडारण क्षमता है। यदि राज्य सरकार भंडारण क्षमता यदि कोई प्राइवेट लगाना चाहे तो लगा सकता है, उसमें केंद्र का रोल नहीं है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री रविचंद्र वदिराजू। So my second supplementary question is, only one Gambiraupet PACS Karimnagar district in Telangana is taken. Will government take more PACS in Telangana as we are the highest paddy growing state? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, एक भारत सरकार ने एक तय किया है जिसमें हमारे सहकारिता विभाग से भारत सरकार आगे हमारी क्षमता और बढ़ सके, इसके लिए सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य मंत्रालय जैसे कृषि आदि मंत्रालयों से पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को अनुमोदित किया गया है और मुझे लग रहा है जहाँ का जिस जिले का नाम लिया है वहाँ बढ़ाया गया है और आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र प्रदेश सरकार के साथ में है प्राइवेट, क्योंकि ये पीपी मॉडल पर भी स्थापित किए जाते हैं तो वहाँ स्थापित कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जांगड़ा। डॉक्टर अशोक वाजपेयी। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि जो गोदाम निर्माण कराने की जो हमारी क्षमता है, क्या जनपदवार कभी इस तरह का सर्वे कराया गया है कि प्रोक्योरमेंट में किस जनपद में कितनी खाद्यान्न की वर्ष में आवश्यकता होती है, उसके अनुरूप भंडारण कराया जाए जिससे कि आगे ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाला व्यय न हो। क्या इस संबंध में इस तरीके का कोई अध्ययन करा करके प्रोक्योरमेंट के लिए गोदामों का निर्माण किया जाता है? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, मुझे थोड़ा इसके पीछे जाना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है आपका संरक्षण चाहिए। शायद 2014 के पहले आम जनता में ये था कि खाद्य सामग्री बर्बाद हो रही है, गेहूं सड़ रहा है, चावल बर्बाद हो रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ। आज देश के अंदर कहीं भी बर्बादी नहीं हो रही है, ना लूट भी नहीं हो रही है। माननीय सभापति महोदय, जब पूर्वोत्तर में जाते थे, पूर्वोत्तर में गुवाहाटी के आगे कहीं ले जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी
और वो रास्ते में लूट जाते थे। माननीय सभापति महोदय, आज कहीं भी ट्रक नहीं लूटा जा रहा, कोई ट्रेन से चोरी नहीं हो रही है, कहीं किसी गोडाउन में नहीं सड़ रहा है, ये पारदर्शी। और माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहती हूँ। कल जब वित्त मंत्रालय के विषय पर चर्चा हो रही थी तो मुझे लग रहा है मुझे आप संरक्षण देंगे तो अच्छा रहेगा। एक विषय आया कि गरीबों को मुफ्त में राशन, यदि गरीबी रेखा से 25% लोग ऊपर उठे तो गरीबों को राशन क्यों? ये सवाल बार बार आता है, चाहे मीडिया के सामने हो चाहे सदन के अंदर हो। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि मैं उसकी भुक्तभोगी हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी मुफ्त में राशन दे रहे हैं। राशन गरीबी के आधार पर नहीं, उन गरीबों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए राशन दिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, एक उदाहरण मैं अपना देना चाहती हूँ। शायद यहाँ आपको भी याद होगा, सन 77 में बहुत भयंकर सूखा आया था। उस सूखे की चपेट में पूरा देश था, मुझे याद है। उस समय की सरकार ने मुफ्त में राशन नहीं दिया था, काम के बदले राशन दिया था। मैं अब आभार व्यक्त करना चाहती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जब देश के अंदर भी पूरे विश्व को भयंकर कोरोना ने चपेट में लिया, उस समय राशन भी दिया और मनरेगा के तहत उनको काम दिया। श्रीमती फानगोन कोर्नैक। Thank you, Chairman, sir. I thank the government under Prime Minister Modi for concentrated focus on development of the Northeast in all sectors. My question pertains to part D of the question, and I seek details from the Honourable Minister on central sector schemes, storage and godowns focus on Northeast. Honourable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय सांसद का बहुत सम्मान करती हूँ। पहले मैं 2014 के बाद जब मंत्री बनी गुवाहाटी गई, वहाँ कहीं भी स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी। ट्रक से जाता था और बरसात हो गई तो वो माल भी रास्ते में खराब हो जाता था। मैं स्वयं गुवाहाटी त्रिपुरा में गोडाउन देख करके आई हूँ, वहाँ अच्छी गोडाउन की व्यवस्था है और भारत सरकार कोई भी स्टेट में व्यवस्था के लिए कंजूसी नहीं कर रही है, क्योंकि वो अनाज अब बिचौलियों के बीच में नहीं जा रहा, अब वो अनाज लाभार्थी के बीच में जा रहा है। और माननीय सभापति महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, मेरे क्षेत्र में जब लोग बाहर जाते हैं लौट के बताते हैं कि दीदी हम गुजरात में अपना राशन उठा लेते हैं, अब राशन में कहीं भी कोई घोटाला नहीं हो रहा, लाभार्थी के पास सीधे पहुंच रहा है। हमारे नारी शक्ति ने पूरा सिक्सर मार के इस लोकसभा के लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही जोरदार नारी शक्ति ने जवाब दिया। I have already appreciated that the two honourable members coming from the other gender, as you would like to call, have responded impactfully, effectively, and the House shares the sentiment. House shared the sentiment. Shobhaji was talking as if she is an agriculturist. She must be. And of course, ma'am was. Honourable members, it is my great pleasure and honour to indicate to this House that देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे या देश के गृह मंत्री, विधायक के रूप में उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव
और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। मेरे लिए यह परम सौभाग्य है कि मुझे आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व है जो ईमानदारी के प्रतीक रहे हैं, किसान के लिए समर्पित रहे हैं, उनको भारत रत्न देने की सूचना दे रहा हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, it is a matter of immense joy that Government of India is conferring Bharat Ratna on Dr. M.S. Swaminathan ji. The Honorable Prime Minister has tweeted, it is in recognition of his monumental contributions to our nation in agriculture and farmers' welfare. He played a pivotal role in helping India achieve self-reliance in agriculture during challenging times and made outstanding efforts towards modernizing Indian agriculture. I had the good occasion to interact with him when I first made an entry into the Parliament. And I am sure everyone associated with agriculture and farming will be delighted. It is a day of great satisfaction for every farmer, every person in this country, that Chaudhry Charan Singh ji and Swaminathan ji have been accorded Bharat Ratna. Honorable members, another distinguished son of the nation, former Prime Minister Shri P.V. Narasimha Rao Garu has been honored with Bharat Ratna. Honorable members, he was known. Honorable members, please, GVL Narasimha Rao, GVL Narasimha Rao, I don't appreciate it. GVL Narasimha Rao, I don't appreciate it. I don't appreciate it. Such practices must be cut down. When Bharat Ratna is given, it is an honor not only for the person but the entire nation. Shri Narasimha Rao has been known, and the Prime Minister has rightly noticed it, a distinguished scholar and statesman. I had many occasions to personally interact with him while he was Prime Minister. During his tenure, there were issues on which he sought my legal advice and suggestions. Every time I came away enlightened. His approach was sagacious and full of sublimity. Honorable Prime Minister has indicated that Narasimha Rao Ji Garu is equally remembered for the work he did as Chief Minister of Andhra Pradesh, Union Minister, and as Member of Parliament and Legislative Assembly for many years. His visionary leadership was instrumental in making India economically advanced, laying a solid foundation for the country's prosperity and growth. Narasimha Rao Garu's tenure as Prime Minister was marked by significant measures that opened India to global markets, fostering a new era of economic development. His contributions to India's foreign policy, language and education sectors underscore his multifaceted legacy as a leader who not only steered India through critical transformations, but also enriched its cultural and intellectual heritage. I am sure all these three awardees, it's a matter of satisfaction for every Indian. अभी आप आज राज्यसभा में
प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the recording of question hour proceedings in the Rajya Sabha today. This broadcast came to you from Delhi station of Akashvani.